मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, चलिए कल का शेष भाग आज पूरा करते हैं। कल हमने कहाँ तक देखे थे? पहले सभी को जय हिंद, भारत माता की जय। चलिए, हाथी गुफा अभिलेख, यानी कि कल हम देखे थे कि अभिलेख जिसके शासनकाल में बना था अभिलेख और जिसमें किस विषय का वर्णन है ये देख रहे थे। तो फर्स्ट पॉइंट था हाथी गुफा अभिलेख। हमेशा पूछता है एग्जाम में। जो खारवेल यानी कि उड़ीसा का जो शासक था खारवेल, उसके शासनकाल में बना था। इसमें खारवेल की शासन संबंधी घटनाओं का विवरण है। पहला पॉइंट हो गया हाथी गुफा अभिलेख, खारवेल, और खारवेल की शासन संबंधी घटनाओं का वर्णन है। क्लियर। दूसरा पॉइंट आ गया, अगला पॉइंट है जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन के शासनकाल में बना था। हमेशा पूछता है एग्जाम में ये भी, मतलब जो भी अभिलेख है सारे इम्पोर्टेंट हैं। इसमें रुद्रदामन के बारे में उल्लेख है। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री के शासनकाल में बना था। सतवाहन कालीन घटनाओं का विवरण है। और अगला पॉइंट अब आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है प्रयाग स्तंभ लेख। हमेशा वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछता है। समुद्रगुप्त के शासनकाल में बना था। ये प्रशस्ति है। समुद्रगुप्त के हरिसेन ने इसको बनवाए थे। हरिसेन ने मत प्रशंसा के रूप में इसको बनवाए थे। समुद्रगुप्त के शासनकाल में हरिसेन में समुद्रगुप्त की प्रशंसा में प्रयागराज स्तंभलिंग बनवाया गया था, जिसमें समुद्रगुप्त की विजय और नीतियों का वर्णन है। यानी बोले थे ना कि प्रशस्ति यानी प्रशंसा में विजय जो हुआ उसकी प्रशंसा में समुद्रगुप्त ने प्रयागराज स्तंभलेख बनाया था। चलिए अगला पॉइंट मेरा बनेगा ऐहोल अभिलेख। ये भी इंपॉर्टेंट है। पुलकेशिन द्वितीय वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता है एग्जाम में। पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में बनाया गया था। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का विवरण है। हमेशा पूछता है कि हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध का विवरण किस अभिलेख में है? तो ऐहोल अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय ऐहोल अभिलेख। चलिए अगला पॉइंट है भीतरी स्तंभलेख। ये भी इम्पोर्टेंट है। स्कंदगुप्त के शासनकाल में बना था। इसके जीवन के अनेक घटनाओं का वर्णन, यानी कि स्कंदगुप्त की जीवन के घटनाओं का वर्णन है भीतरी स्तंभलेख में। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन के शासनकाल में बनाया गया था। इसमें मालवा नरेश यशोवर्मन के सैनिक उपलब्धियों का वर्णन है। एग्जाम में पूछ सकता है। जो पूछा हुआ है अब नहीं पूछेगा, अगर दूसरा पूछेगा, यानी कि यशोवर्मन के बारे में भी पूछ सकता है कि सैनिक उपलब्धियों का वर्णन है मंदसौर अभिलेख में, सैनिक उपलब्धियों का। चलिए अगला पॉइंट है गैर सरकारी अभिलेख, यानी कि ये सारे अभिलेख थे जो राजाओं ने बनवाया था। ये सारे अभिलेख प्रयागराज, ऐहोल, भीतरी, हाथी गुफा, ये सारे अभिलेख राजाओं ने बनवाया था आदेश दे करके। लेकिन गैर सरकारी अभिलेख उसे कहते हैं जिसे आम पब्लिक ने बनवाया था, यानी कि राजा के बिना आदेश का बना था। उसमें कौन सा है? चलिए पॉइंट के अनुसार पढ़ते हैं। गैर सरकारी लेखों में यवन राजदूत हेलियोडोरस का बेसनगर से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख विशेष है, जिसमें द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। यानी कि पॉइंट का मतलब हुआ कि यवन राजदूत हेलियोडोरस ने गरुड़ स्तंभ लेख का निर्माण करवाया था, जिसमें द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण। भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण किस स्तंभलेख से मिलता है? क्वेश्चन पूछेगा तो आंसर हो जाएगा गरुड़ स्तंभलेख। बस इसका पॉइंट यही है। अगला पॉइंट है अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसमें लिखा गया है अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। जो भी है सब इम्पोर्टेंट है, एकदम इम्पोर्टेंट, छाँट कर बनाए हुए हैं। चलिए अगला है स्मारक और भवन अभिलेख, यानी कि जो पत्थर पे लिखा गया था, खुदवाया गया था, स्तंभ लेख या शिलाओं पर जो लिखा गया था, उसे अभिलेख वाला पॉइंट तो खत्म हो गया। अब बच गया अगला पॉइंट है स्मारक और भवन, यानी कि जो घर द्वार था उस पर जो साक्ष्य मिला है उसके अनुसार जो निष्कर्ष हम निकालते हैं उसके बारे में अध्ययन अब करेंगे। तो स्मारक और भवन, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो भवने से हमें 55,000 वर्ष पुरानी संधव सभ्यता का पता चलता है। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 8,000 साल पुरानी है।
यानी सिंधु घाटी इसमें बताया जा रहा है। ई पॉइंट का मतलब हुआ कि 55,000 वर्ष पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता का वर्णन है। सिंधु घाटी सभ्यता 8,000 साल पुरानी है। चलिए अगला पॉइंट बनेगा, अतरंजी खेरा की खुदाई से देश में लोहे का प्रयोग 1000 के लगभग शुरू हुआ था का प्रमाण मिलता है। यानी कि इस पॉइंट का मतलब हुआ कि 1000 वर्ष पहले लोहे का प्रयोग शुरू हुआ था और उसका साक्ष्य हमें अतरंजी खेरा से मिलता है। क्वेश्चन बनेगा कि कहाँ से हमें लोहे के प्रयोग का साक्ष्य मिलता है, तो उसका आंसर होगा अतरंजी खेरा। चलिए अगला पॉइंट हुआ, प्राचीन काल में भारी संख्या में मंदिरों का निर्माण हुआ था जिसके अवशेष पूरे देश में बिखरे पड़े हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो भी शासक होते थे अपने शासन काल में ढेर सारा मंदिरों का, मतलब जो शासक जिस धर्म को संरक्षण देता था उससे संबंधी मंदिर स्तूप का निर्माण करवाता था, जो अभी हम लोग को खुदाई से मिलते हैं। उस पे बहुत सारा इतिहास को जानने का साक्ष्य मिलता है उन सभी से हमको, जो मतलब भारत के विभिन्न भागों में बिखरे पड़े हुए हैं। अभी हम लोग को खुदाई होता है तो बहुत सारा मिलता है। यही पॉइंट का मतलब हुआ। अगला पॉइंट है, विभिन्न स्थान से प्राप्त मंदिर, जैसे माने भारत में चारों तरफ से ढेर सारे मंदिरों के साक्ष्य मिले हैं। तो ये मंदिर कहाँ कहाँ है उसका पॉइंट है, देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर, ये एकदम इम्पोर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछता है कि देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर कहाँ है, तो ललितपुर में है। इसका आंसर होगा ललितपुर। भीतरगांव का मंदिर, ये भी यूपी में है, कानपुर में है। भीतरगांव का ये भी पूछता है। अजंता के गुफाओं के चित्र, ये मध्य प्रदेश में है। ये सारे साक्ष्य हैं, स्मारक और भवन के साक्ष्य में ये सब आते हैं। अजंता के गुफाओं का चित्र। सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की ताम्र मूर्ति, यानी कि तंबा की मूर्ति जो सुल्तानगंज से प्राप्त हुई, वो भी साक्ष्य है। हिंदू कला और सभ्यता के विकसित होने का, ये सारे हिंदू सभ्यता और संस्कृति के विकसित होने का प्रमाण है। चलिए मंदिर के बारे में तो पता चल गया, मूर्ति के बारे में। और अगला है, उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली, मध्य भारत के मंदिर वेसर शैली तथा दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली में निर्माण किया हुआ गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछता है कि उत्तर भारत के मंदिर किस शैली में बने हैं, तो नागर शैली, दक्षिण भारत के द्रविड़ शैली और मध्य भारत के वेसर शैली। ये पॉइंट मेरा क्लियर हुआ। अगला पॉइंट बनता है, दक्षिण भारत में तंजौर का राज राजेश्वर मंदिर, यानी कि हमेशा पूछता है एग्जाम में कि दक्षिण भारत में तंजौर में राज राजेश्वर का मंदिर किस शैली में बना है, तो ये हो जाएगा आंसर द्रविड़ शैली। देखिए यहाँ लिखा हुआ है द्रविड़ शैली में। और उत्तर भारत में खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में है। खजुराहो का कंदरिया महादेव का मंदिर, खजुराहो मध्य प्रदेश में कंदरिया महादेव का मंदिर है, वो नागर शैली में बनाया गया है। तो ये तो क्लियर हो गया कि उत्तर भारत के नागर शैली और दक्षिण भारत के द्रविड़ शैली और मध्य भारत के वेसर शैली। तो ये तो क्लियर हो गया मेरा पॉइंट। और अगला पॉइंट है, भारत के अतिरिक्त दक्षिण पूर्व एशिया, यानी कि इधर चला गया आपका दक्षिण थाईलैंड, कंबोडिया, जावा, सुमंद्रा, मलेशिया, इस साइड को हम लोग बोलते हैं दक्षिण पूर्व एशिया। इन देशों में भी मतलब हिंदू संस्कृति से संबंधित स्मारक खुदाए हुआ है, तो अभी मिले हैं जो प्रमाण अभी देख लो। यानी कि इंडिया का जो हिंदू धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, ये दक्षिण पूर्व एशिया में ज़्यादातर कंबोडिया, थाईलैंड, ये सब देश में बहुत देखने को मिलता है। वहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं उसमें मुख्य रूप से क्या है, ऐसे तो बहुत सारा साक्ष्य मिले, लेकिन मुख्य रूप से जावा के बोरोबुदुर क्या है, बोरोबुदुर स्तूप, महायान बौद्ध स्तूप, यानी कि महायान शाखा के बौद्ध धर्म का बोरोबुदुर स्तूप है, जो कि जावा से मिलता है। जावा सुमात्रा जो इंडोनेशिया में है, वहाँ से हमको साक्ष्य मिला हुआ है। तथा कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर, हमेशा पूछता है अंकोर वाट मंदिर किस देश में है, तो कंबोडिया में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका नोट्स क्लियर हो गया। अब अगला पॉइंट है सिक्के, यानी कि अभी जो मुद्रा है, सिक्के यानी कि मुद्रा यानी कि पैसा। सिक्के से ढेर सारा साक्ष्य हम निकाल सकते हैं, सिक्कों का अध्ययन से हम भी ढेर सारा साक्ष्य निकाल सकते हैं।